बात 1979 की है। उन दिनों मैं पूना में रहा करता था। तो रविवार दिनांक 6 मई सन 1979 के मराठी दैनिक लोक सत्ता मुंबई से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र में एक समाचार छपा जिसका शीर्षक था पहिला महायुद्धातील स्वतंत्र भारताच्या शासनाचे अध्यक्ष राजा महेंद्र प्रताप। लेखक थे मुंबई के डॉक्टर रविंद्र रामदास। इस आलेख के अनुच्छेद में उन्होंने लिखा, आकाशवाणी पर राजा महेंद्र प्रताप के देहांत का समाचार सुनकर मन व्यथित हो गया। इतने बड़े क्रांतिकारी का एक सादा सा चित्र भी दैनिक अखबारों में देखने को न मिले, यह एक आश्चर्य की बात है। हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास बनाने वालों की उपेक्षा करते हैं, यह खेद के साथ कहना पड़ता है। इसी के साथ 13 मई 1979 को मुंबई से प्रकाशित होने वाले हिंदी साप्ताहिक धर्मयुग के पृष्ठ क्रमांक 17 पर आँखों देखी खबरों के अंतर्गत एक पोस्टकार्ड की साइज़ का चित्र प्रकाशित हुआ और उसके नीचे लिखा हुआ था, वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह का गत 29 अप्रैल 1979 को नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 93 वर्ष के थे। उन्हें 10 अप्रैल को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती किया गया था। राजा महेंद्र प्रताप भारतीय क्रांतिकारी संघ के सदस्य थे, जिसने विदेशी शक्तियों की मदद से भारत को आज़ाद कराने का संघर्ष शुरू किया। उन्होंने 1915 में काबुल में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। 1919 में वे इस सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लेनिन से मिले थे। मुझे नहीं मालूम था कि पुणे के अखबारों में उस समय इस क्रांतिकारी राजा के संबंध में कुछ छपा था। हाँ, पुणे कैंप से निकलने वाले अंग्रेजी दैनिक महाराष्ट्र हेरल्ड ने अवश्य ही उन्हें यथेष्ट श्रद्धांजलि प्रदान की होगी, क्योंकि हेरल्ड के मालिक प्रसिद्ध भवन निर्माता श्री अतुल संगतानी के वे बड़े चहेते थे। संगतानी जी ने उन्हें सन 1967 के आसपास पुणे बुलाया था। शायद साधुआ शिवानी मिशन में उनके आध्यात्मिक प्रवचन हुए थे। कैंप में अतुल इंडिया हाउस में उन्हें ठहराया गया था। वहाँ मुझे भी भाई मोहन सिंह के साथ इस महान क्रांतिकारी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चूँकि हम पूर्व सूचना के साथ वहाँ गए थे, इसलिए वे एक कमरे में हमारी प्रतीक्षा में बैठे थे। जैसे ही हमने उस कमरे में प्रवेश किया, वे अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। तशरीफ़ लाइए कहते हुए उन्होंने अपनी भुजाएं फैला दी। उन्होंने हमें चरण स्पर्श करने से रोकने का असफल प्रयास किया। फिर हमें बारी बारी से अपनी छाती से चिपटाकर अत्यंत आत्मीय आलिंगन प्रदान किया। उस समय प्रसन्नता से चमकती हुई इनकी आँखों की छवि आज भी मेरे मानस पटल पर ज्यों की त्यों अंकित है। लाल बहादुर शास्त्री जैसी कदकाठी वाले तथा 80 वर्ष की दीर्घ यात्रा से थके शरीर पर घुटनों से नीचे तक लटकता एक ढीला ढाला सा कोट, नीचे पैरों में अलीगढ़ी पायजामा, सिर पर मटमैले से हल्के रंग की गांधी टोपी जो उनके कोट के रंग से मेल खाती थी। चेहरे पर करीने से तराशी गई सफ़ेद दाढ़ी मूछें, चिबुक के नीचे नुकीली दाढ़ी हाथ की मुट्ठी में आने लायक लंबी थी। अपनी इस साधारण सी काया में वे कहीं से भी राजा जैसे सामंती प्रभाव से मंडित नहीं दिख रहे थे। एक अत्यंत विनम्र सहज साधुता टपक रही थी उनके व्यक्तित्व से। कोई भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि इस छोटी सी मूर्ति के अंदर कभी राष्ट्र की स्वतंत्रता का ज्वालामुखी धधकता था। देखते ही उन्होंने अपनी निजी सहायक को नम्रता से पुकारा। शायद वह मुस्लिम नाम था। उनके प्रकट होते ही प्रसन्नता से कहा, हमारे भाई आए हुए हैं, कुछ चाय वाय का इंतज़ाम कीजिए। बातचीतों में पता चला कि वे कुछ अस्वस्थ हैं, रात भर बुखार से पीड़ित रहे हैं। इसलिए हमने उनके विश्राम में अधिक बाधा डालना उचित नहीं समझा और औपचारिक पूछताछ के बाद हम
फिर से आने की कहकर उनसे विदा ले ली। इस छोटी सी टिप्पणी के अंतर्गत राजा साहब के जीवन कार्य का आकलन नहीं किया जा सकता। जिज्ञासु चाहें तो उनकी कथात्मक पुस्तक माई लाइफ स्टोरी ऑफ 25 ईयर्स तथा श्री रतनलाल बंसल द्वारा लिखित रेशमी पत्रों का षड्यंत्र जैसी कुछ पुस्तकें देख सकते हैं। इंटरनेट पर भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हो सकती है। यहाँ तो उनके जीवन कार्यों से संबंधित एक रूपरेखा ही प्रस्तुत की जा सकती है। राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ मथुरा के बीच अवस्थित मुरसान नामक एक छोटी सी रियासत के राजा घनश्याम सिंह बहादुर की तीसरी संतान थे। उनका जन्म 1 दिसंबर 1886 को हुआ। 3 वर्ष की अवस्था में उन्हें हाथरस के राजा सरदार नारायण सिंह ने गोद ले लिया। इस प्रकार वे हाथरस के राज सिंहासन पर आसीन हुए। उनकी औपचारिक शिक्षा अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज में हुई। बचपन से ही वे सुधारवादी, प्रजावत्सल तथा उदार राष्ट्रवादी स्वभाव के अद्भुत प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। अपनी स्वतंत्र चेतना के कारण वे जन्मजात क्रांतिधर्मी थे। राजघराने में जन्म लेकर और सिंहासन पर आसीन होकर भी उनके मन में जात, कुल, धर्म आदि के अभिजात्यपन का मिथ्याभिमान बिल्कुल नहीं था। अपने व्यक्तिगत सेवकों के रूप में वे उन लोगों को भी नियुक्त कर लेते थे जिन्हें उस कालखंड में अछूत समझा जाता था। अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने अपने राज्य की शिक्षा व्यवस्था में लगा दिया। 1 मई 1909 के दिन उन्होंने वृंदावन के अपने राजमहल में ही एक निःशुल्क तकनीकी विद्यालय की स्थापना की, जिसे प्रेम महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसका व्ययभार वहन करने के लिए उस समय उन्होंने 3,03,000 रुपये की आमदनी वाले 5 गांव दान में दिए तथा इन्हीं गांवों के लोगों को उसका प्रबंधन कार्य भी सौंप दिया। उस कालखंड में सारे देश के अंतर्गत निःशुल्क तकनीकी शिक्षा व्यवस्था का कदाचित यह पहला प्रयास था। आज़ादी के लिए विदेश गमन। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होते ही राजा महेंद्र प्रताप ने सोचा इस परिस्थिति का लाभ भारत को आज़ाद कराने के लिए करना चाहिए। अतः वे दिसंबर 1914 में सारा राजपाट, घर परिवार तथा सामाजिक कार्य छोड़कर यूरोप के लिए निकल पड़े। वहाँ पहले से ही लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे अनेक क्रांतिकारी भारत की आज़ादी के लिए गुप्त संगठन बना रहे थे। राजा साहब जर्मन पहुँचे और वहाँ भारतीय क्रांतिकारियों से मुलाकात की। बाद में वे 10 जनवरी 1915 को जर्मन के शासक कैसर से मिले। कैसर ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द रेड ईगल की उपाधि से सम्मानित किया। उन्होंने जर्मन की ओर से अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध क्रांति करने के लिए 26 भारतीय राजा महाराजाओं को पत्र लिखवाए। एक पत्र अफ़गानिस्तान के शासक अमीर हबीबुल्लाह के नाम भी लिखवाया गया। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि इन पत्रों की भाषा अंग्रेजी नहीं थी। भारत को भेजे गए पत्रों की भाषा हिंदुस्तानी और जर्मन थी, जबकि अमीर को लिखे गए पत्रों में अफ़गानी और जर्मनी भाषा का प्रयोग किया गया था। जर्मन में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध एक मिशन की स्थापना की गई, जिसका नाम था इंडो जर्मन तुर्की मिशन। यह मिशन अफ़गानिस्तान के लिए रवाना हुआ। राजा साहब इस मिशन के एक सदस्य थे। जर्मन के शासक कैसर ने एक निजी पत्र अफ़गानिस्तान के अमीर हबीबुल्लाह के नाम लिखकर राजा साहब के पास दिया था। 2 अक्टूबर 1915 के दिन यह मिशन काबुल पहुंचा। अमीर हबीबुल्लाह ने राजा महेंद्र प्रताप को यथोचित स्वागत किया। राजनीतिक चर्चाओं के बाद मिशन के अन्य लोग तो वापस चले गए, किंतु राजा साहब तथा मौलवी वर्कतुल्ला वहाँ रह गए। अमीर ने इन्हें अपना कार्य करने की इजाज़त दे दी। इधर मौलवी उबैदुल्ला सिंधी अपने मित्र मौलाना मियाँ मोहम्मद अंसारी के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ सरहद के आज़ाद कबीलों का संगठन करने 15 अक्टूबर 1915 को काबुल पहुँचे। भारतीय प्रजातंत्र सरकार की स्थापना। मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से मिलकर राजा महेंद्र प्रताप की शक्ति 1 और 1 11 हो गई। इन सब ने मिलकर काबुल में राजा साहब के जन्मदिन 1
दिसंबर 1915 को भारतीय प्रजातंत्र की अस्थायी सरकार की स्थापना की। यह भारत की सर्वप्रथम आज़ाद सरकार थी। इसकी नींव पर ही बाद में दूसरे विश्व युद्ध के समय यानी 1942-43 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सरकार का निर्माण हुआ। इस अस्थायी सरकार के अध्यक्ष का पद राजा महेंद्र प्रताप को सौंपा गया। मौलवी बरकतुल्लाह इसके प्रधानमंत्री नियुक्त हुए और मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी को इसका गृह विभाग सौंपा गया। रेशमी पत्रों का षड्यंत्र। भारत की इस अस्थायी आज़ादी सरकार ने अपनी मान्यता तथा अंग्रेज़ों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने हेतु विभिन्न देशों की सरकारों को पत्र लिखे। सभी पत्रों पर सरकार के अध्यक्ष के रूप में राजा महेंद्र प्रताप ने हस्ताक्षर किए थे। इनमें से टर्की सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिए इमाम महमूद उल हसन को लिखे गए पत्र अंग्रेज़ों के हाथ लग गए। यह पत्र पीले रंग के रेशम पर सुंदर अक्षरों में लिखे गए थे। रॉलट कमेटी की रिपोर्ट में इन पत्रों का उल्लेख रेशमी पत्रों का षड्यंत्र नाम से किया गया है। रूस के जार को लिखे गए पत्र स्वर्ण पत्र पर उकेरे गए थे। इनमें 30 करोड़ भारतीयों की ओर से रूसी सरकार से निवेदन किया गया था कि वह भारत के आज़ाद कराने में सहायता करे। ये स्वर्ण पत्र उसी विदेशी मंत्रालय के अभिलेखागार में सुरक्षित हैं। उन्होंने इन पत्रों के चित्र सोवियत लैंड के अप्रैल 1973 के अंक में प्रकाशित किए थे। ये बात अलग है कि जार ने इनका कोई उत्तर नहीं दिया। इधर अमीर हबीबुल्लाह भी अंग्रेज़ों से गुप्त रूप में मिल गया था। वह जर्मन मिशन के से धन लेकर भी राजा साहब की कोई सहायता नहीं कर रहा था। इस विकट परिस्थिति में भी राजा महेंद्र प्रताप का मनोबल राणा प्रताप की तरह दुर्दम्य था। उन्होंने अपने साथियों से कहा, रोम कोई एक दिन में नहीं बन जाता। भारत को लोकतांत्रिक राज्य भी कोई एक दिन में नहीं बन पाएगा। इसके बाद उन्होंने भारत के कुछ राजाओं और नवाबों से संपर्क करने का प्रयास किया, किंतु उनमें से किसी के पास भी त्याग करने या तथा धैर्य रखने की क्षमता नहीं थी। इसलिए उन्होंने इनकी यह कहकर खिल्ली उड़ाई कि महेंद्र प्रताप तो मूर्खों के नंदनवन में रहते हैं। राजा फिर भी निराश नहीं हुए। उन्होंने अफ़गानिस्तान में रह रहे भारतीयों तथा सरहद के आज़ाद कबीलों को संगठित करके 6000 सैनिकों की फ़ौज तैयार की और ब्रिटिश राज की सीमा पर आक्रमण कर दिया। साथ ही जर्मन और टर्की सरकारों से सहायता मांगने के उपाय भी किए। जर्मन ने एक टुकड़ी सैनिक रवाना भी किए थे। अंग्रेज़ों को इसका आभास हो चुका था। उधर भारत के दुर्भाग्य से फ्रांस के मोर्चे पर जर्मन सेना हार गई। इस समाचार ने अस्थायी आज़ाद भारत सरकार की सेना का मनोबल ढीला कर दिया। अधिकांश सैनिक शहीद हो गए। शेष को पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया। राजा साहब की सारी संपत्ति और राज को हड़प कर लिया गया तथा उनकी पत्नी और परिवार के सदस्यों को घोर अपमान तथा यातना भरा जीवन जीने को मजबूर होना पड़ा। 28 वर्ष और निर्वासित जीवन जिया। सच्चा कर्मयोगी सफलता असफलता या यश अपयश आदि की चिंता नहीं करता। वह तो सिर्फ अपना कार्य करना जानता है। वह मौत की भी परवाह नहीं करता। राजा महेंद्र प्रताप लगातार की असफलताओं से विचलित नहीं हुए। अनिकेत होकर भी नए सिरे से आज़ादी के लिए विदेशों में भटकते रहे। यूरोप के देशों की यात्राएं की। 1917 में अक्टूबर क्रांति के बाद 29 नवंबर 1917 को उन्होंने रूस के नेता लेनिन को पत्र लिखा। माई एम इज़ टू इस्टेब्लिश क्लोज फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन रशिया एंड इंडिया बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट that it is through Russia-Indian relationship that will be possible to secure liberation of India and establish a balanced force in Asia and whole world। 17 मई 1919 को वे रूस में कामरेड लेनिन से भी मिले। उन्होंने अपनी पुस्तक रिलीजन ऑफ लव लेनिन को भेंट की। एशियाई देशों को गुलामी की जेलों से मुक्त कराने के लिए संगठनात्मक हेतु वे तिब्बत, चीन, जापान आदि देशों की खाक छानते रहे। स्थान के अभाव में यहाँ इन यात्राओं का विवरण प्रस्तुत करना संभव नहीं है। नवंबर 1922 से अप्रैल 1923 तक वे रास बिहारी बोस के साथ
टोक्यो में थे। उन्होंने काबुल में अपने मित्र शाह अमानुल्लाह खां के सहयोग से पूर्वी राष्ट्रों का एक महासंघ स्थापित किया। इसका उद्देश्य पश्चिमी देशों से पूर्वी देशों की स्वाधीनता की रक्षा करना था। वे सिर्फ अंग्रेज़ों से भारत को मुक्त कराने की बात नहीं सोचते थे, उन्होंने इतिहास का गहरा अध्ययन किया था। उन्होंने विश्व के सभी राष्ट्रों का एक संघ राज्य बनाने की कल्पना भी जापान में व्यक्त की थी। वे समूची मानव जाति को मुक्त कराने की बात सोचते थे। वे विश्व को प्रेम धर्म के धागे से जोड़ना चाहते थे। उन्होंने जर्मन में हैप्पीनेस सोसाइटी की स्थापना की थी। उन्होंने प्रेम संसार नाम का एक अखबार भी प्रकाशित किया था। उन्होंने अपना नाम पीटर पियर प्रताप के रूप में रखा था। दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ होते ही वे भारत की आज़ादी के लिए फिर सक्रिय हो गए और 1941 में उन्होंने आर्यन सेना का संगठन किया, किंतु वे विशेष सफलता नहीं मिली। आज़ादी सरकार की स्थापना से पूर्व जापान में राजा साहब ने श्री रास बिहारी बोस तथा आनंद मोहन साय के सहयोग से एक और संगठन किया। स्वयं राजा साहब उसके प्रधान और रास बिहारी बोस उप प्रधान थे, किंतु जापान की मध्यस्थता को लेकर बोस से उनका मतभेद हो गया। बोस जापानियों पर पूरा विश्वास करते थे, पर जबकि राजा साहब का विचार था कि केवल भारतीय सेना द्वारा ही भारत की ब्रिटिश सत्ता पर आक्रमण किया जाए। बोस जापानियों पर विश्वास करते थे, जबकि राजा साहब का विचार था कि केवल भारतीय सेना द्वारा ही ब्रिटिश की सत्ता पर आक्रमण किया जाए। अतः वे जापान में स्थापित अपने विश्व प्रेमाश्रम में वापस चले गए और वहाँ उन्हें नज़र कैद कर दिया गया। 1945 में जब जापान ने हथियार डाल दिए तो उन्हें भी युद्ध अपराधी के रूप में बंदी बना लिया गया, किंतु मुकदमा न चलाकर 9 फरवरी 1946 को उन्हें मुक्त किया गया। इसके बाद 9 अगस्त 1946 के दिन 32 वर्षों के बाद वे अपनी प्रिय मातृभूमि की गोद में लौट आए। स्वतंत्र भारत में वे 1962 तक स्वतंत्र रूप से सांसद रहे। आध्यात्मिकता तथा विश्व प्रेम की भावना से उनका हृदय लबालब भरा हुआ था। अतः उत्तराखंड में स्थापित अपने प्रेमाश्रम के अंतर्गत आध्यात्मिक साधना में जीवन यापन करने लगे। इस प्रकार 93 वर्ष की दीर्घ क्रांतिकारी जीवन यात्रा के बाद 29 अप्रैल 1979 को उनका भौतिक शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। खून से हरपों से लिखा जाएगा तेरा वाक़या, मुझको न भूलेगी यह पुरगम कहानी, हाय हाय।